गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या सेल हम पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में सॉरी, और केमिस्ट्री में भी ये आता है। सिंपल सरल भाषा में अगर हम कहें सेल क्या है, सेल एक डिवाइस है जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार या निरंतर बनाए रखती है। सेल एक डिवाइस है जो किसी भी परिपथ में विद्युत आवेशों के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, या विद्युत धारा, आवेशों का प्रवाह क्या है वही विद्युत धारा कहलाता है। सेल का थोड़ा सिंपल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं। सेल में क्या होता है, आपके पास एक पदार्थ होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अवघट्य होता है। विद्युत अवघट्य एक जलीय विलयन है जिसमें जो है विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। हमारे पास जो है दो धातु की, ये भिन्न भिन्न धातुओं की, भिन्न भिन्न पदार्थों की प्लेटें होती हैं जिसको हम इस विलयन में डुबो के रखते हैं, और इनको बोलते हैं, अगर ये धनावेशित है और ये माना ऋणावेशित है तो धन वाले को बोलते हैं हम एनोड, ऋण वाले को बोलते हैं कैथोड। एनोड कैथोड होता है, यहाँ से कनेक्शन बाहर देख के तार के द्वारा धारा जाती है। अब एक धन हो गया एक ऋण हो गया, तो एक उच्च विभव एक निम्न विभव। जो धनावेश है उसका विभव क्या हो जाएगा, धनात्मक। ऋण वाले का विभव ऋणात्मक, तो एक उच्च हो गया एक निम्न विभव हो गया। अब क्योंकि विभव में असमानता हो गई तो आवेशों का प्रवाह हो सकता है। तो ये हमारे पास सिंपल सेल इस रूप में हम जो बनाते हैं वो ये है। अब काम क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। यहाँ क्या होंगी, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन बनते रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है कि इन प्लेटों को लगातार आयनों का जो है सप्लाई करनी है। तो धनायन लगातार यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ऋणायन जो है यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये धनावेशित ये ऋणावेशित निरंतर होता रहेगा, ये मेंटेन है जब तक तब तक बाहरी सर्किट में आप किसी आर से जोड़ देंगे तो बाहरी सर्किट में इस प्रकार से करंट का फ्लो होगा, धन से ऋण की ओर करंट का फ्लो होगा, और अंदर इस प्रकार से। ये देखिए, ये सेल में विद्युत धारा कैसे बनती है, धनावेश का प्रवाह कैसे होता है, वो इसको हमने समझाया। तो सेल करता क्या है, काम क्या है विद्युत सेल का। इलेक्ट्रिक सेल बोल रहे, विद्युत क्यों बोला, क्योंकि आवेश को प्रवाह कर रहा हो या धारा बह रही है। विद्युत सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये काम करता है सेल। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल है, चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सरलतम रूप में। नेक्स्ट हम चलते हैं अब सेल का। अगर मैं प्रतीक बोलूं, सिंबल दिखाएंगे कैसे, तो सेल का प्रतीक इस प्रकार से, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। जो बड़ा वाला है वो क्या है, धन, छोटा वाला ऋण। तो बड़ा वाला अधिक विभव को दिखा रहे इसलिए बड़ा बना दिया, छोटा वाला कम विभव को, ऋण को दिखा रहा तो कम बनाया उसको। धन ऋण, एनोड कैथोड, ये सेल में हो गया सिंगल सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये 3 सेल जोड़े मैंने, ये 1 2 एंड 3, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोलेंगे तब वो क्या हो जा रहा है, बैटरी। सेल सिंगल हो गया, सेलों को जोड़ के जब हम एक से ज्यादा सेल जोड़ते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ये बैटरी ये सेल, ये इनमें अंतर हो गया। अब है नेक्स्ट टॉपिक, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये तो था विद्युत सेल का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, ईएमएफ ऑफ सेल, यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। फोर्स आ रहा, कोई वो न्यूटन वाला फोर्स नहीं है, वो नाम है उसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में लिखते इसको विद्युत वाहक बल ऑफ सेल। सेल का विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत को ले जाने वाला वाहक, आवेशों को वाहन करने वाला जो बल है, जो धक्का है, जो किया गया कार्य है, एनर्जी, किस रूप में उसको डिफाइन करेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया कि सेल द्वारा, परिभाषा अगर हम देंगे, सेल द्वारा एकांक आवेश को
पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। सेल द्वारा, माना सपोज हमारे पास कोई सेल है, इस प्रकार से जुड़ा है, सेल द्वारा जो है पूरे इस परिपथ में एकांक आवेश को यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से वापस यहाँ पे पहुंचा, तो और सेल के अंदर भी सेल द्वारा एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा ये कहलाती है सेल का विद्युत वाहक बल, इंक्लूडिंग सेल। सेल के अंदर से भी क्यों करंट जाएगा तो इस प्रकार जाएगा ना, यहाँ पे अटकेगा, सेल के अंदर भी, जैसे हमने उसमें देखा था एक सेल में कि अंदर भी जो है इलेक्ट्रोलाइट में कैसे धारा बह रही है। तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, ये सेल द्वारा किया गया कार्य एकांक आवेश को जो पूरे परिपथ में प्रवाहित कर दे। और एकांक आवेश की बात करें तो सेल के भीतर भी, ये हमने ध्यान रखना है, ये कहलाता है ईएमएफ ऑफ सेल। ये तो गई परिभाषा। सिंपल रूप में समझना क्या है, एक होता है खुला परिपथ, खुला परिपथ, एक होता है बंद परिपथ, बंद परिपथ। खुला परिपथ हो गया ओपन सर्किट, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, ये हो गया क्लोज सर्किट। इनका तात्पर्य क्या है कि ओपन सर्किट में अगर मैं बोलूं सेल ओपन सर्किट में, तो ये है ना, मार्केट से आप सेल लाए कोई, उस पर क्या लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, देखना जिन्होंने नहीं देखा, मार्केट में सेल लाई 1.5 वोल्ट लगा, यानी ये सेल है हमारे पास और उससे कोई हम अभी कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तब उसको कहेंगे खुला परिपथ। सेल क्या है, खुले परिपथ में। और अगर हमने सेल को जो है किसी प्रतिरोध में जोड़ दिया, यानी करंट निकाल लिया इसमें, तब सेल कह रहा है कि बंद परिपथ में, ये हो गया बंद परिपथ। यहाँ पे हम बोलेंगे सेल बंद परिपथ में है, यहाँ पे बोलेंगे सेल खुले परिपथ में है। ये क्यों दिखाया बंद परिपथ खुला परिपथ, अभी बताएंगे। तो ईएमएफ की बात हो रही है। ईएमएफ हम कहते हैं कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है ईएमएफ की अगर बात करें। खुले परिपथ में सेल के सिरों का विभवांतर, यही क्या है ईएमएफ है। दिखाते किससे इसको, ई से, इस प्रकार से ई, कहीं पे ऐसे ई भी दिखा रखा है। तो इस सेल के खुले परिपथ में सेल के सिरों का विभवांतर, वही जो है सेल का ईएमएफ कहलाता है या विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये दूसरी हमने सिंपल शब्दों में समझाने के लिए ये वाली डेफिनेशन दी है। जो डेफिनेशन है वो आपकी है कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित यानी सेल के भीतर भी पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य W/Q। क्यू आवेश को अगर पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रहा है तो E W/Q हो जाएगा। फिर से मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो वही मात्रा का इसका भी जूल पर कूलाम = वोल्ट। ई और वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है दो सिरों के बीच सेल के, लेकिन कब है, जब सेल खुले परिपथ में है। ये हमने ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस तो है, लेकिन जो है जब सेल खुले परिपथ में, अर्थात उससे कोई करंट नहीं बह रहा है, इसलिए फॉर्मूला वो वी वाला है, E = W/Q। सेल की बात करें तो सेल क्या है, अच्छा सेल काम क्या करेगा, हमने देखा होगा कोई भी सेल जब हम यूज करते हैं रेडियो में, टॉर्च में, तो समय के साथ क्या होता है, वो सेल हम कहते हैं सेल फ्यूज हो गया या क्षय हो गया, तो क्या होता है, धारा, उससे आने वाला करंट धीरे धीरे कम होता है। इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं सेल इज ए डिवाइस। एक तो परिभाषा वो दी हमने, दूसरी ईएमएफ की ये दी, तीसरा हम ये बोल सकते हैं सेल एक ऐसी युक्ति है जिसका क्या होता है, ईएमएफ कांस्टेंट होता है लेकिन करंट नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ नियत होता है लेकिन करंट नहीं। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि सेल का ईएमएफ तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ईएमएफ वाली डिवाइस है, लेकिन करंट उसका कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे जैसे आप करंट निकालेंगे धीरे धीरे क्या होता है, करंट कम होता जाता है टाइम के साथ या यूज करने के साथ। तो ये विद्युत वाहक बल था सेल का कि एकांक आवेश को हमने पूरे परिपथ में जो है प्रवाहित करने में कितना कार्य हो रहा है, ये बैटरी कितनी, सेल कितनी ऊर्जा दे रही है, उसको कहा सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में थोड़ी एक चीज, करंट की अगर डायरेक्शन बोलो तो सेल के बाहर करंट की डायरेक्शन क्या है, धन से ऋण की ओर, सेल के भीतर ऋण से धन की ओर।
सेल के भीतर करंट की डायरेक्शन है ऋण से धन की ओर, तो इसलिए कभी कभी किताबों में ईएमएफ की दिशा ऐसे भी दिखा रखी है। इसको इस प्रकार की ई ना दिखा के इस प्रकार से दिखा देंगे, इससे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्फ्यूजन भी होता है, तो सिंपली हम इसको इस प्रकार से भी दिखा दो। तो ई को जो है कभी कभी वो दिशा दिखा दे रहा है ऋण से धन की ओर, क्योंकि सेल के भीतर जो है विद्युत धारा क्या हो रही है, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर गति कर रही है, तो इसलिए ई को किताबों में ऐसे भी डायरेक्शन दिया हुआ है उसने। ईएमएफ को ये हमने बताया यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल विभवांतर, देखो विभव को बात नहीं कर रहे, विभवांतर बोल रहे हो, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल नहीं चाहिए। पोटेंशियल से चार्ज प्रवाहित नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तब आपका चार्ज जो है मूव करेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो टर्मिनल विभवांतर, पहले टर्मिनल माने सिरा होता है, नाम से स्पष्ट है टर्मिनल विभवांतर। ये कब है, ये जो है सेल के सिरों का विभवांतर है। सेल के सिरों का विभवांतर, ये सिरों के विभव में अंतर, सेल के सिरों का विभवांतर जब सेल बंद परिपथ में हो, बंद परिपथ में हो, बस ये है सिंपल से डेफिनेशन कि टर्मिनल विभवांतर कब बोलेंगे सेल को, जब हमने सेल से करंट लिया है, जब हमने सेल से करंट लिया है, बाहरी परिपथ में सेल करंट भेज रहा है, आई करंट आ रहा सपोज, ईएमएफ ई हो गया, तब हम बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर है इसमें। तब इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो, उसको ई नहीं बोलेंगे, विद्युत वाहक बल न बोलकर क्या बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। बाहर धारा ले रहे हैं तो टर्मिनल विभवांतर का मान हमेशा जो है विद्युत वाहक बल से छोटा आता है, जब सेल से करंट लिया जा रहा हो। ये हमें आगे अभी इस चीज को देखेंगे। तो खुले परिपथ में जो सेल के सिरों के बीच विभवांतर है वो सेल का विद्युत वाहक बल है। बंद परिपथ में जब सेल से धारा ली जा रही है तब सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, ये सेल। नेक्स्ट देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसी में हमने बात की कि विद्युत वाहक बल सेल का किसी का अलग अलग होता है, कम ज्यादा, प्रत्येक सेल का अपना अलग अलग होगा, लेकिन एक सेल के लिए कांस्टेंट होगा उसका विद्युत वाहक बल। और ये डिपेंड करेगा कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या है, प्लेटों की प्रकृति क्या है, इन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या है उसके अंतर्गत, तो ये सब चीजों पर डिपेंड करेगा सेल का विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इसी में एक छोटी सी चीज आती है, मानव पूछता है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल किसी सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर बताइए। तो सबसे पहला अंतर ये बताएंगे आप कि सेल का विद्युत वाहक बल नियत होता है, जबकि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी नियत नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ करंट आएगा तो सिरों के बीच विभवांतर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसमें डिफरेंस हमको दिखना है कि ई कांस्टेंट होता है जबकि वी कांस्टेंट नहीं होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा, टर्मिनल विभवांतर को हम वोल्टमीटर की सहायता से नापते हैं, टर्मिनल विभवांतर को हम वोल्टमीटर की सहायता से नापते हैं और विद्युत वाहक बल को हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से नापते हैं। ये दूसरा अंतर आप इसमें बता सकते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इसको दिखाते हैं स्मॉल आर से। नाम से ही स्पष्ट है कि आंतरिक प्रतिरोध है सेल का। होता क्या है, सेल में भी उसके अंदर विद्युत अपघट्य है, तो वो विद्युत अपघट्य भी जो है धारा के मार्ग में या आवेशों के गमन के मार्ग में विरोध करेगा, और वही विरोध सेल का आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है ना। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ आयन थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। यानी अपने में से जो वो विद्युत अपघट्य अपने में से आयनों के मार्ग में या करंट के मार्ग में जो भी प्रतिरोध दे रहा है उसको हम बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध सेल का। स्मॉल आर से इसको हमने दिखाया। ये डिपेंड किस किस पे करता है, देखिए आर डिपेंड करता है, मैं फिर से यहाँ पे प्लेट बता देता हूँ, सेल और उसकी प्लेट। माना ये एनोड है, ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया।
इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, इसको हमने कहा माना स्मॉल डी। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी। आर इज प्रोपोर्शनल टू डी, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, प्लेटों के बीच की दूरी कम रखेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्भरता, देखो आर की। नेक्स्ट देखो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये क्या है? ए प्लेटों के डूबे भाग का क्षेत्रफल, डूबे भाग का क्षेत्रफल, न कि पूरा क्षेत्रफल। ये आप ध्यान रखना, ए हम जो इस फॉर्मूले में ले रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी में, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। ए क्या है? प्लेटों के डूबे भाग का क्षेत्रफल। कौन सा भाग? ये जो भाग इलेक्ट्रोलाइट में डूबा है इसकी बात हो रही है, न कि टोटल में। टोटल में तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अलग अलग आप ए को कई प्लेट को नीचे कर लो तो ए बढ़ जाएगा, ऊपर करेंगे तो ए का मान कम हो जाएगा। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए, यानी जितना अधिक एरिया इलेक्ट्रोलाइट में डूबा रहेगा प्लेट का, उसका प्रतिरोध उतना क्या हो जाएगा? कम। और एरिया कम होगा तो प्लेट का प्रतिरोध, सॉरी सेल का प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। तीसरी जो इसमें है कि R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, R इज प्रोपोर्शनल टू सांद्रता या कंसंट्रेशन। सांद्रता बढ़ाएंगे तो R क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और सांद्रता घटाएंगे तो R आंतरिक प्रतिरोध सेल का घट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सांद्रता जब हम बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब जो है इकाई आयतन में आयन बहुत ज्यादा है। सांद्रता बढ़ाने से क्या होगा? आयनों को फ्रीली मूव करने के लिए जगह कम मिलेगी, एक कम स्पेस मिलेगा, तो इसलिए प्रतिरोध ज्यादा हो गया ना, विरोध ज्यादा हो रहा है आयनों का सांद्रता बढ़ाने पे। सांद्रता कम रखेंगे तो आयनों की गति का विरोध कम होता है, इसलिए प्रतिरोध भी कम हो जाता है। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट चौथा डिपेंड करता है आर आपका, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/T टेम्परेचर। अब देखिए, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। ये हम पिछले टॉपिक में भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ताप बढ़ाएंगे तो इसकी जो है विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी या श्यानता कम होने से आयनों को बहने के लिए, प्रभावित होने के लिए स्वतंत्रता मिल जाती है, तो इसलिए जो है ताप बढ़ाने पर आर का मान कम हो जाता है। ये हमारा डिपेंड करता है। और एक नेक्स्ट जो है पांचवी चीज जो डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है कि प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति क्या है, किस चीज की ये प्लेटें बनी हैं, विद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या है, इन पे डिपेंड करता है। ये था सेल का आंतरिक प्रतिरोध और उसकी डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, इनमें कैसा संबंध है। और आंतरिक प्रतिरोध का प्रतीक इसी में कर देते हैं। पहले आंतरिक प्रतिरोध को दिखाना है तो ये सेल हो गया। अभी तक तो सेल को सिंपल ऐसे दिखा देते, अब कैसे दिखाएंगे? नाउ दिस इज सिंबल फॉर सेल, कंप्लीट सेल। इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे हैं तो ये इसका सिंबल हो गया है। ये अगर इसका विद्युत वाहक बल E है और ये क्या है? इसका आंतरिक प्रतिरोध। अब हम सेल को ऐसे दिखाएंगे इस वाले टॉपिक में। ये सेल का विद्युत वाहक बल है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, सेल से धारा ने आना है और इससे होकर जाना है। तो ये सब पार्ट क्या है? सेल है पूरा इतना। तब हम इसको आंतरिक प्रतिरोध करें। सेल के भीतर का जो प्रतिरोध है उसको हमने कहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इस प्रकार से इस चीज को लेना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें तो मैं रिलेशन बिटवीन EMF ऑफ सेल V एंड R कि टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, इनके बीच क्या संबंध है और किस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला दे सकते हैं। इसके लिए हम पहले जैसे सेल को एक बना लेते हैं परिपथ। ये हमारा सेल हो गया। सेल से धारा आएगी, धारा नापने के लिए हमको एक एमीटर जोड़ना पड़ेगा। सेल के सिरों के बीच विभवांतर चेंज होगा, उसको नापने के लिए हमको वोल्टमीटर जोड़ना पड़ेगा। तो वोल्टमीटर को हम जोड़ेंगे सदैव सेल के सिरों के साथ समांतर क्रम में। वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। उसके बाद हम जोड़ेंगे एक सीरीज में एमीटर। ये एमीटर हो गया। ये सीरीज क्यों है? ये इस प्रकार से ये कुंजी की हो गई। ये यहाँ पे बाहरी प्रतिरोध R हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से कुंजी लगाई एक हमने, एक प्रतिरोध
आर लगाइए। आर क्या है, बाहरी प्रतिरोध है, और ये आर क्या है, इसका इंटरनल प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध है। ये ई है, सेल का विद्युत वाहक बल ई है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और परिपथ का बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर है। जब सेल से धारा आएगी तो इस प्रकार से करंट बहेगा, और ये करंट क्या है, आई माना, कितना करंट निकाला, आई निकाला, आई करंट सेल से बह रहा है। इस समय क्योंकि करंट बह रहा है तो सेल के सिरों पे हम जो वोल्ट मीटर से नापेंगे वो टर्मिनल विभवांतर वी होगा, न कि ई होगा। ईएमएफ हमने कहा खुले परिपथ में काउंट होता है जब हम जो है सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, अब देखिए सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, माना हम कहते हैं कि Q आवेश जो है T समय तक प्रवाहित करता है। सेल जो है Q आवेश T समय तक प्रवाहित करता है। तो Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सेल के भीतर भी ले जाने में किया गया कुल कार्य, उसको हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था V = W/Q, वोल्टेज वाला यहीं पे लगेगा। तो V की जगह क्या रखेंगे, E = W/Q, W = E × Q। Q आवेश को ले गया, वो विद्युत वाहक बल E है। W = E, इसको मैं लिख देता हूँ W कुल क्यों बता रहा हूँ, कुल क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं। और Q = हमने कहा धारा कितनी बह रही, I धारा, करंट I, Q = I × Q, I × T, सॉरी, I = Q/T, Q = I × T, तो EIT, इसको इक्वेशन 1 मानिए। W = EIT, इसको हमने कहा W कुल। अब कुल क्यों कहा, कुल मतलब ये Q आवेश जो है सेल के भीतर भी बह रहा है और बाहरी परिपथ में बह रहा है, इसलिए आंतरिक और बाह्य दोनों परिपथों के लिए हमने कुल शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब हम बाहरी और आंतरिक परिपथ में किए गए कार्य को अलग अलग निकालेंगे। तो बाहरी में आई धारा यहाँ पे बह रही है, तो आई जब करंट बहता है तो इसके सिरों पे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए W बाह्य आवेश को, Q आवेश को बाहरी परिपथ में प्रवाहित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, तो W = V × Q, V × Q, सिंपल यहाँ से आ जाएगा। और इसी को लिख देंगे V × I × T। नेक्स्ट W आंतरिक, क्योंकि बाहर प्रतिरोध कितना है, सॉरी V × Q × I। W आंतरिक की बात करें हम, माना सिरों के बीच यहाँ पे विभवांतर कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है V, यहाँ पे सपोज पोटेंशियल ड्रॉप है V', तो यहाँ पे तो पोटेंशियल ड्रॉप V हो गया, तो V × R, I × R, V = I × R, ओम के नियम से V = I × R, ये फॉर्मूले हमको सब चाहिए होंगे। तो V' × Q, W बराबर V' × Q को क्या लिख दूंगा मैं, V' × Q = I × T। अब देखिए आप V' = क्या होगा, अगर सेल के भीतर में बात करूं V' = I × R, ये फॉर्मूला V' = I × R, क्योंकि I करंट बह रहा है और आंतरिक प्रतिरोध R है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा V' = I × R। तो इसका मान रखिए V' की जगह I × R × IT, दैट इज इक्वल टू I² RT, ये है W आंतरिक। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब देखिए सेल ने कुल कार्य किया इतना, वो कार्य हमने दो भागों में बांटा कि बाहरी परिपथ में इतना काम किया गया और आंतरिक परिपथ में इतना काम किया गया। अब जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से W कुल बराबर W बाह्य प्लस W आंतरिक, कि कुल कार्य जो है आंतरिक कार्य और बाहरी कार्य दोनों के योग के बराबर होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बात कहता है। अब इसमें हम फॉर्मूले में ये चीजें रख देंगे। देन E क्यों लिख देंगे, इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से
आई टी, ई आई टी इक्वल्स हमारे पास यहाँ से क्या है वी आई टी और प्लस आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। देखिए ई आई टी ये हो गया, यहाँ से मैंने आई टी कॉमन ले लिया, ये हो गया वी प्लस आई टी कॉमन लिया तो बचा क्या आई इंटू आर। आई टी से आई टी कट गया, ई इक्वल्स वी प्लस आई आर। वी निकालेंगे, हमको निकालना टर्मिनल विभवांतर के रूप में, वी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। ये हमारे पास जाना माना फॉर्मूला है, जाना माना गणितीय रूप है इन तीनों में संबंध का। V इक्वल्स ई माइनस आई आर टर्मिनल विभवांतर। तो इसलिए जो है जब सेल धारा दे रहा है तो टर्मिनल विभवांतर सदैव कम होता है सेल के विद्युत वाहक बल से। और कितने फैक्टर से कम होता है, ये कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या, अरे आई स्क्वायर आर में, सॉरी वी की जगह आई आर कैपिटल गलत लगा दिया, ये स्मॉल आर होना था भाई, ये आई आर, वी डैश इक्वल टू आई आर स्मॉल होना था ना, आई इंटू आर। ये देखिए हाँ ये इंटरनल आएगा ना, ठीक, थोड़ा ध्यान दे लेना, करेक्ट कर लेना यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया हो, मिटा दिया मैंने वो, तो वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ये वी डैश इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है, सेल का टर्मिनल विभवांतर हमेशा सेल का जो है विद्युत वाहक बल से कम होता है जब सेल से धारा ली जा रही है। और कितना कम होता है, आई इंटू आर फैक्टर के बराबर। अगर हम करंट लें तो इतना जो है कम होता है इस चीज को, क्योंकि जो है अब ये क्या कर रहा है, देखिए जब कभी हम धारा लेंगे सेल से, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो टर्मिनल विभवांतर आई इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वैसे वैसे वी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई इंटू आर बढ़ेगा, आई इंटू आर बढ़ेगा तो ई में से घटाएंगे, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये समय के साथ कम ज्यादा हो सकता है। ये आर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध एक समय के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगर जो है धारा हम बढ़ा रहे हैं तो ये चीज बढ़ गई है, कांस्टेंट में से ये बढ़ी हुई चीज निकलेगी तो ये चीज घट जाएगी। तो जब जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे सेल से तो उसके सिरों का टर्मिनल विभवांतर वैसे वैसे कम होता जाएगा। खुले परिपथ में देख लो इसको, दो केस में अगर मैं बोलूं कि ओपन सर्किट खुले परिपथ में, तो खुले परिपथ में क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा 0। खुले परिपथ में आई इक्वल टू 0 तो समीकरण से V इक्वल टू टी ई। यही बात हमने पहले भी कही थी कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर है वही उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। बंद परिपथ में करें तो आई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो बंद परिपथ में हमारे पास इक्वेशन यही हो गया। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख दूं कि बंद परिपथ में, बंद परिपथ, ये वैसे भी आप समझ जाए जब हम धारा ले रहे हैं। नेक्स्ट चीज, कभी कभी क्या होता है, हम जो है सेल को चार्ज करते हैं, चार्जिंग वाले सेल भी आपने देखे होंगे, चार्जिंग वाले हमने सेल देखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम सेल को धारा देते हैं, या जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो गई, उसको हम करंट दे रहे हैं। तो करंट कैसे देंगे, हम किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से उसको जोड़ देते हैं, विद्युत स्रोत, सपोज विद्युत स्रोत से हमने जोड़ा, ये धन हो गया, ये ऋण हो गया। विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो धन ऋण से यहाँ करंट इस प्रकार से जाएगा और वापस आएगा। तो आप करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं, जब सेल से धारा आती है तो तब सेल के भीतर जो करंट की डायरेक्शन होती है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, और जब सेल को चार्ज किया जाता है यानी सेल धारा लेता है तब सेल के भीतर धारा की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। धन से ऋण की ओर धारा की दिशा होती है और चेंज हो जाता है रिवर्स। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वह पूछा जाता है जब सेल चार्ज हो रहा हो, जब सेल को धारा दी जा रही है, ली नहीं जा रही है बल्कि सेल को धारा दे रहे हैं हम, चाहिए ना चार्जिंग के समय, तब क्या होगा, V इज इक्वल टू ई, धारा की दिशा बदल गई, E प्लस आई इंटू आर, ये आएगा आपका टर्मिनल विभवांतर। ये दो इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये पूछा जाता है। उसने पूछ दिया पेपर में कि सेल चार्ज हो रहा है, उसका आई आर ई का मान दे दिया, टर्मिनल विभवांतर निकालो, आपने टर्मिनल विभवांतर ये निकाल दिया, वहां पे 0 नंबर। तो ये कंफ्यूजन मत करना कि जब सेल से धारा ली जा रही है तब जो है टर्मिनल विभवांतर हमेशा ईएमएफ से कम होगा, लेकिन जब सेल को हम धारा देते हैं तब टर्मिनल विभवांतर सदैव विद्युत वाहक बल से ज्यादा होगा। तो ये कोई ये पूछ दे कि भाई सेल का विद्युत वाहक बल क्या और टर्मिनल विभवांतर
हमेशा जो है विद्युत वाहक बल से कम होगा, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। जब सेल चार्ज हो रहा है तब टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से भी ज्यादा हो सकता है। ये हमने कंडीशन देखी है। ये दो, इसमें जो है जो ये IR है इसको हम बोलते हैं बैक EMF। एक शब्द आता है आपकी किताब में बैक EMF या लॉस्ट वोल्ट। इसको क्या कहते हैं? बैक EMF या लॉस्ट वोल्ट। कुछ किताबों में है, कुछ में नहीं भी लिखा होगा। तो I/R जो फैक्टर है ये कहलाता है बैक EMF या पश्च विद्युत वाहक बल। ऐसे ही बोलो हिंदी में, पश्च विद्युत वाहक बल। ये क्या कर रहा है I/R? ये इसके सेल के भीतर जो है करंट बहने का विरोध कर रहा है। ये कर रहा है करंट बहने का विरोध। जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये कितने से जो है ये टर्मिनल विभवांतर जो है कितने से कम हो रहा है? तो I/R से कम हो रहा है विद्युत वाहक बल से। तो यानी ये विद्युत वाहक बल सेल के ये I/R जो फैक्टर है ये सेल के भीतर जो है करंट का विरोध करता है। और वो विरोध कितने फैक्टर से हो रहा है? I/R से। तो इसको हम बोलते हैं बैक EMF या लॉस्ट वोल्ट, या वोल्टेज कहीं पे वोल्ट लॉस्ट हो गया। क्योंकि हम देखो, हम V को नाप सकते हैं वोल्ट मीटर से, हम E को नाप सकते हैं, लेकिन यहां से अगर समीकरण से देखो मैं निकालो I/R बराबर क्या हो गया? E माइनस V। अब देखिए आप, हम V को नाप सकते हैं वोल्ट मीटर से, E को नाप सकते हैं विभवमापी से या पोटेंशियोमीटर से, लेकिन हम जो है IR को या E माइनस V को डायरेक्टली कहीं नाप नहीं सकते। इसको हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते हैं E माइनस V, ये जिसको हमने कहा I/R, तो डायरेक्टली नहीं नाप सकते इसको हम। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बैक EMF या लॉस्ट वोल्ट। यानी उतना वोल्ट कहीं लॉस्ट हो गया है, वो नाप में नहीं आ रहा, हमारी गणना में कैलकुलेशन में नहीं आ पा रहा। वो मैथमेटिकली तो आ रहा है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं आ रहा है। इसको हमने कहा लॉस्ट वोल्ट। ये भी बोलते हैं बैक EMF, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो करंट का विरोध करता है, धारा का प्रवाह का विरोध करता है बैटरी के भीतर। नेक्स्ट देखिए एक और चीज, ये तो कुछ और रिलेशन है हमारे पास। अब हम कहेंगे कि सेल से आने वाली कुल जो है, अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, सेल का EMF E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, और करंट हम ले रहे हैं सेल से, माना बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R, I करंट आ रहा है सेल से, ड्रॉ हो रहा है I करंट, तो प्रवाहित धारा, तो तब देखिए कुल धारा बराबर क्या होगा? V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R। इन्हीं नियमों से बार बार इन्हीं से चलना है। कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध, यहाँ पे कुल शब्द लगाना पड़ रहा है हर बार, क्योंकि कुल जो है प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो ये बाहरी प्रतिरोध क्या है परिपथ का? कैपिटल R। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r, जो सेल का है। टोटल कुल प्रतिरोध की बात करूं तो R प्लस कुल धारा, जब हम बात करें I, टोटल करंट तो I आ रहा है जो अमीटर से हम नापते हैं। विद्युत वाहक बल E है, एक सेल लगा है, और स्मॉल r प्लस कैपिटल R। जहां पे R नहीं होता है वहां पे कैलकुलेट नहीं करते, तो सिंपल जो है E/R। I इज इक्वल टू E/R प्लस R। ये करंट से बहने सेल से निकलने वाली धारा के लिए फॉर्मूला है। सेल अगर खुले परिपथ में है तो I इक्वल टू 0। बार बार बोला है, ओपन सर्किट में अगर सेल है देन I इज इक्वल टू 0। ओपन सर्किट में तो कोई करंट ही नहीं ड्रॉ हो रही सेल से, तो धारा का मान 0 हो जाएगा। उस केस में टर्मिनल विभवांतर बराबर होता है विद्युत वाहक बल के। क्लोज्ड सर्किट की बात करें, एक खुला परिपथ हो गया, खुले परिपथ के लिए जो है ये खुले परिपथ में I इक्वल टू 0 हो गया। बंद परिपथ की बात करें तो ये किसके लिए है? क्लोज्ड सर्किट CC। बंद परिपथ में I का मान इस प्रकार से हमने निकाल दिया, खुले परिपथ में I का मान 0। एक होता है शॉर्ट सर्किट, लघु पथित करना, लघु पथित या शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये हमने बहुत बार सुना होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है? दो तार डायरेक्ट मिल जाती हैं। R शॉर्ट सर्किट की मतलब है R इज 0,
शॉर्ट सर्किट का मतलब है R इज 0, ओपन सर्किट का मतलब है R इज इन्फिनिटी। ऐसे भी हम इसको याद रखेंगे कि ओपन सर्किट की जब बात करेंगे R इन्फिनिटी है, शॉर्ट सर्किट है तो R 0 है, कोई प्रतिरोध नहीं है, और क्लोज सर्किट है तो R की सम डेफिनेट वैल्यू है, निश्चित मान, डेफिनेट वैल्यू, तब R की डेफिनेट वैल्यू है। यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिट हो गई, अनंत वैल्यू हो गई जब R की, तो कोई भी करंट नहीं बह सकता उससे, तो इसलिए I इक्वल टू 0 आ गया। लघुपतित किया तो R जो है 0 हो गया एकदम। प्रतिरोध जब हमारा 0 हो गया है तब हम यहाँ से जो है I की वैल्यू निकालेंगे, तो I क्या हो जाएगा, जब प्रतिरोध कम से कम होता है तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये R तो अगर सेल के लिए फिक्स है तो इस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा क्योंकि बटे में है, प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा का मान बढ़ता जाएगा, और प्रतिरोध का मान कम हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तब हम बोलेंगे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैक्स, मैक्सिमम धारा जो ड्रॉ कर सकते हैं सेल से वो क्या है, I इक्वल टू I मैक्स E अपॉन R की जगह आ गया 0 स्मॉल r, बारी परिपथ 0 है तो मैक्सिमम धारा I मैक्स E अपॉन R से ज्यादा ये सेल करंट नहीं दे सकता है, क्योंकि तार का, प्रत्येक तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। ये आइडियल कंडीशन है कि R 0 हो, हमने कोई भी तार रखा तो उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट मान होता है R का, तो 0 नहीं होता है, तो इसलिए I मैक्स जो है हमेशा इस वैल्यू पे नहीं आता है। यानी हम सेल से जब धारा निकालेंगे या वो धारा अमीटर से नापेंगे तो वो वैल्यू प्रैक्टिकली इससे क्या होगी, कम होगी, इससे कम होगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान 0 से ज्यादा है, तो इसलिए इससे कम हो जाएगी वो वैल्यू। तो ये I मैक्स की वैल्यू इस प्रकार से निकालनी किसी सेल के द्वारा। एक और छोटा सा संबंध है फॉर्मूले में, उसी में हम देख लेंगे। देखिए, सेल से कुल धारा हमने निकाल ली है, टर्मिनल विभवांतर और ईएमएफ और आर में, स्मॉल आर में संबंध देख लिया है। अब हम देखेंगे वी और स्मॉल आर को अन्य टर्म्स में। देखो v इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, ये हो गया। यहाँ से जो है i इंटू आर इक्वल्स लिख दूँ मैं e माइनस वी, जब सेल से धारा ले रहे हैं। देन i इक्वल्स क्या हो गया, e माइनस वी अपॉन आर, ये हो गया i इक्वल्स e माइनस वी अपॉन आर। अब ओम के नियम से i इक्वल्स क्या होगा, v अपॉन आर, 1 2, 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से आया, इसे ऐसे कैसे हो गया, एक मिनट, हाँ, I इक्वल्स वी अपॉन आर, अरे मैंने गलत कर दिया, निकालने क्या था, आर था या आई था, स्मॉल आर कहाँ गया, बार बार गड़बड़ हो जा रही। देखो ये बार बार गड़बड़ क्यों हो रही है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। आई आर, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, आंतरिक प्रतिरोध, देन आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, देन आई इक्वल टू दिस अपॉन आर, देन आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ओम के नियम से। और इसको हम सेम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको निकालना है स्मॉल आर, एक मिनट इसको देखिए, ई माइनस वी अपॉन आर इक्वल्स वी अपॉन आर, ई माइनस वी अपॉन वी इक्वल्स स्मॉल आर अपॉन आर, ये हो गया समीकरण 1 और 2 से आई आया, ये ओम के नियम से आया, ये यहाँ से आया टर्मिनल विभवांतर के फॉर्मूले से, आई इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन स्मॉल आर। देन हम इसको इक्वल कर देंगे तो हमारे पास इस प्रकार की समीकरण आई, तो ये हो जाएगा ई अपॉन वी माइनस 1, वी से वी के 1 इंटू आर इक्वल स्मॉल आर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आया कि जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, स्मॉल आर इक्वल टू आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1, सेल से धारा ले रहे हैं तो ई अपॉन वी का मान क्या होगा, इसका मान हमेशा इससे छोटा होता है तो ये 1 से ज़्यादा आएगा, ये 1 से ज़्यादा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ सम, आर की कुछ डेफिनेट पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आप ये देखना कि जब चार्जिंग करें तब क्या वैल्यू आएगी। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हमने देख ले, टर्मिनल विभवांतर के रूप में, आई के रूप में, जो काम के फॉर्मूले आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला कुल विद्युत भाग बटे कुल प्रतिरोध, और तीसरा फॉर्मूला ये 3 फॉर्मूलों में ही इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आ सकता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब चार्जिंग हो रही होगी तो माइनस की जगह प्लस रख देंगे,
इस वाले केस में वो केस बनेगा नहीं, इसमें हमको फिर से देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 फॉर्मूला, ये आप ध्यान रखना, ये इस टॉपिक पे ये फॉर्मूला यहीं पे क्लियर हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे सेलों का कॉम्बिनेशन, जिसको हम जोड़ते हैं सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड क्रम में। सेल को जोड़ के बैटरी जब बनाते हैं तो कैसे कैसे जोड़ना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।